we welcome Mr. Sudhansh Pant, IAS officer to our show Amazing Mentor. Mr. Sudhansh is an officer on special duty for COVID-19. He joined Indian Administrative Services nearly 30 years ago, driven by his desire to mitigate problems, to serve, to lead, and to commit to cause much larger than self. It's a pleasure to welcome Mr. Sudhansh Rai to our show. Welcome, sir. थैंक यू। आपका जो चाइल्डहुड है और आपकी जो हॉबीज है एज ए चाइल्ड क्या क्या रही हैं सर? चाइल्डहुड मेरा अधिकांश पहाड़ों में बीता है। मेरी स्कूलिंग नैनीताल में हुई, उसके बाद 2 साल देहरादून में रही। पहाड़ों में पलने बड़े होने के कारण नेचर, ट्रैकिंग, हाइकिंग, माउंटेनियरिंग, ऑफ राइडिंग वगैरह हॉबीज रही। और क्योंकि बोर्डिंग स्कूल में भी थे तो सभी तरह के गेम्स खेलने का मौका भी मिला और काफी गेम्स मैंने अच्छे लेवल तक खेले भी, सीखे भी। कुल मिला के स्पोर्टिंग हॉबीज, आउटडोर्स हॉबीज रही और थोड़ा बहुत कभी कभार ड्रामेटिक्स में, डिबेटिंग में, क्विजिंग में, इन सब चीजों में भी पार्टिसिपेट। So as a child, were you an introvert or extrovert child? चाइल्डहुड में थोड़े दौर आए। शुरू में जब बहुत छोटे थे तो बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट थे, शरारती थे। फिर थोड़े सेल में चले गए, कारण आज तक समझ में नहीं आया। के बाद जैसा होना चाहिए नॉर्मल, एम्बीवर्ट, ना बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट ना बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट, तो एक बीच का रास्ता अपना लिया। तो ये दौर चाइल्डहुड में भी रहे। जैसे आपने बताया कि बोर्डिंग में भी रहे हो आप, तो बोर्डिंग की दीवारें कभी फाड़ने की कोशिश करी आपने? बोर्डिंग स्कूल में बहुत ही ओबीडियंट, आज्ञाकारी विद्यार्थी रहा। कुछ हमारे साथी लोग जरूर तरह के डेयरिंग स्टंट्स करते थे, लेकिन मुझे बहुत डर लगता था। हमारे जो हमें ब्रदर्स होते थे उस जमाने में, जब हमारी स्कूलिंग हुई 70s और 80s में, तब डिसिप्लिन बहुत ज्यादा होता था हम लोगों के। तो स्कूल्स में केन से पिटाई भी होती थी, केनिंग भी होती थी। उन सब चीजों से एज ए चाइल्ड डरते थे। तो मैंने कभी इस तरह की हिमाकत नहीं की कि दीवार फांद के चले जाएं। सिविल सर्विस के बारे में कब आया आपके दिमाग में कि मेरे को एक सिविल ऑफिसर बनना है, और कब आपकी तैयारी चालू हुई उसके बाद? सिविल सर्विसेज के बारे में एक्चुअली काफी लेट डिसीजन हुआ। पहले मैं 12th के बाद ऊपर वाली कृपा से मेरा IIT में सिलेक्शन हो गया। मैंने 4 साल इंजीनियरिंग की IIT खड़गपुर से। तब तक भी ये विचार मन में नहीं था। उसके बाद मैंने बॉम्बे में कॉर्पोरेट में नौकरी किया एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी। तब जाके थोड़े थोड़े विचार आने लगे। जब कॉर्पोरेट इंडिया में देखे, मुझे लगा कि उतनी संतुष्टि, उतना सेटिस्फैक्शन काम में नहीं मिल रहा। और नेचुरली मल्टीनेशनल कंपनी थी, पे पैकेज वाइज बहुत अच्छा था, लेकिन कुछ मिसिंग था। कुछ एक अंदर से जो एक सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए वो संभव नहीं मिल रहा था। तो तब चिंतन शुरू हुआ कि ऐसा क्या करें जिससे कि सेटिस्फैक्शन मिले अपने अंदर, कि कुछ हमने अच्छा किया, अच्छे प्रयास किए। और पैसा इतना बड़ा मोटिवेटर फ्रैंकली उस समय नहीं था, क्योंकि घर से स्थिति हमारी ठीक थी, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं थी, कोई ऐसा दबाव नहीं था। पैसा उतना बड़ा मोटिवेटर नहीं था, लेकिन कुछ अच्छा करने की, कुछ ऐसी चीज करने की जिसका कुछ पब्लिक इम्पैक्ट हो सके, बेटरमेंट हो सके लाइफ का, ये अंदर जज्बा जरूर था। तो जो आपने अपने पेरेंट्स से डिस्कस किया कि ओके अब मेरे को सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, तो पहली चीज तो क्या जॉब छोड़ के आपने तैयारी करी? दूसरी चीज, आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? बॉम्बे में मैं जॉब कर रहा था और फिर मैंने वो जॉब छोड़ी। जब जॉब छोड़ी तब तक भी एक अनडिसाइडेड फेज था, पूरी तरह से तय नहीं था। लेकिन फिर घर आया, कुछ टाइम फिर डिस्कशन हुआ, फिर ये तय हुआ कि हाँ, इस तरह का मैं चाह रहा था या जो मेरे मोटिवेशंस थे, तो ये हुआ कि भाई गवर्नमेंट सर्विस और उसमें भी अगर सिविल सर्विसेज ट्राई करें तो बेटर रहेगा। कुछ महीने लगे इस पूरे प्रोसेस में, ऐसा नहीं कि इमीडिएटली हो गया। उन लोगों ने एनकरेज किया। मेरे फादर मुझे बहुत पहले से, जब मेरा बिल्कुल कतई मन नहीं था इवन IIT वगैरह में, तब भी कहते थे कि सिविल सर्विसेज ट्राई करो, लेकिन तब अपने खुद की एक इच्छा नहीं थी, अपने अंदर से वो जज्बा नहीं था। लेकिन जब खुद लाइफ एक्सपीरियंस की, थोड़ा नौकरी करके देखा बड़े शहर में, कॉर्पोरेट इंडिया में, तो फिर खुद में जब वो अंदर से फीलिंग आती है तभी इंसान किसी चीज के लिए प्रेरित होता है। तो पेरेंट्स का निश्चित रूप से पूरा सहयोग रहा, उन्होंने एनकरेज भी किया। और फिर मैंने तैयारी के साथ साथ एक स्कूल में जॉब भी किया। जिस स्कूल में मैं स्वयं मेरी पढ़ाई हुई थी उसमें मैं टीचिंग का जॉब किया, जिससे कि ये ना हो कि पूरे टाइम सिर्फ एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे हैं, वो भी बड़ा कई बार मुश्किल हो जाता है। थोड़ा एक चेंज भी था और एक एक्टिविटी भी करने को मिल गई। वो दैट वाज लाइक अ पार्ट टाइम जॉब। तो जब आप तैयारी आपने चालू करी तो क्या क्या चैलेंजेस आपको शुरू में आए अपनी तैयारी के दौरान? चैलेंजेस सबसे बड़ा तो यही था कि मैं बिल्कुल एक तरह से
बहुत छोटे शहर में बैठ के मैंने अपनी तैयारी की, नैनीताल में था, कुछ टाइम देहरादून में था। तब ये कोचिंग वगैरह ऐसी गाइडेंस प्रोफेशनल जैसी अब होती है इस तरह की बिल्कुल नहीं। तब कॉरेस्पॉन्डेंस के 1-2 कोर्सेज होते थे जो कॉरेस्पॉन्डेंस से कराते, तो कोई भी ऐसा कोई नहीं था जिससे मुझे कोई गाइडेंस मिलती, मार्गदर्शन मिलता, कौन से सब्जेक्ट्स लेने मेंस में या कौन सा लेना चाहिए, किसमें कैसा स्कोप है, क्या है। मुझे कुछ भी सहायता कहीं से नहीं मिली। अपने हिसाब से जो समझ में आया वो सब्जेक्ट ले लिए, उसी हिसाब से ट्राई करते रहे। कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए वो भी कुछ क्लियर नहीं था, क्योंकि छोटे शहरों में उस जमाने में इक्के दुक्के ही लोग अटेम्प्ट करते थे। बहुत बड़ी चीज होती थी कि ऐसे शहरों में कि कोई सिविल सर्विसेज के लिए सीरियसली अटेम्प्ट करे। तो ये एक जरूर हैंडीकैप मुझे रहा। तो मैं जो भी ट्राई किया मेरे ख्याल से वो सही बैठा, इसलिए बड़ी कृपा रही और सफलता मिली। तो जब आपने जॉब छोड़ दिया और आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे, तो कोई सेकंड लाइन ऑफ कैरियर भी आपने अपने दिमाग में रखा था कि अगर बाई चांस नहीं होता है तो दिस वुड बी माय सेकंड लाइन ऑफ कैरियर? हाँ, इसमें मुझे एडवांटेज ये था कि बीइंग एन आईआईटी ग्रेजुएट, मुझे लगता था कि ये फॉल बैक ऑप्शन मेरे पास है ही। तो बिकॉज आई हैड दैट बैकअप, दैट कंफर्ट, इसलिए इतनी ज्यादा चिंता नहीं थी कि अगर सफलता नहीं मिली तो फिर क्या करेंगे। मुझे था कि हिंदुस्तान में कोई ना कोई अच्छी नौकरी उसके बावजूद कहीं ना कहीं से हासिल कर सकते। तो कितना अटेम्प्ट किया आपने अपने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में? पहला अटेम्प्ट तो क्या है, मैंने जैसे ही बॉम्बे छोड़ा तभी प्रिलिमिनरी एग्जाम दे दिया था और बाई चांस हो गया था। और मेंस भी दिया, तब तक कोई तैयारी नहीं थी, मतलब तैयारी कोई ढंग से नहीं थी। मैंने ख्याल से 2-3 महीना मैंने पढ़ा होगा फर्स्ट अटेम्प्ट में भी, लेकिन कृपा रही ऊपर वाले की कि मेरी रैंक 300 कुछ आ गई थी और रेवेन्यू सर्विस मुझे अलॉट हुई। लेकिन फिर मैंने सोचा कि एक अटेम्प्ट तो सीरियसली, मतलब पूरी अच्छी प्रिपरेशन के साथ मुझे अटेम्प्ट देना चाहिए। तो इसलिए फिर मैंने सेकेंड अटेम्प्ट किया, उसमें सफलता मिली, अच्छी रैंक आई, 45 रैंक आई और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस अलॉट हुई राजस्थान कैडर में। सेकेंड अटेम्प्ट मैंने मतलब ढंग से तैयारी करके पूरा सिस्टमैटिकली पढ़ के फिर किया। तो आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था जब आपने उन्हें बताया कि ओके नाउ आई हैव बिकम एन ऑफिसर, या मेरा सिलेक्शन हो गया है एन ऑफिसर? उस जमाने में नेट वगैरह होता नहीं था और अखबारों में लिस्ट आती थी। अगले दिन मैं था भी नैनीताल में, छोटे शहर में, तो वहाँ अखबार भी, दिल्ली का अखबार पहुंचता था करीब दोपहर के 12-1 बजे। मैं तो स्कूल में था, तो स्कूल में लंच टाइम में वो अखबार वहाँ आते थे लाइब्रेरी में, तो मैं देखने गया था और फिर उसमें अपना नाम दिखा। तो पेरेंट्स उस समय मेरठ में या देहरादून में कहीं पे थे, उनको फोन किया और निश्चित रूप से उन्हें बड़ी खुशी हुई, बहुत प्रसन्नता हुई, बड़ा अच्छा अनुभव था वो। तो खैर, जब इस तरह की सुखद खबर आती है और आपने 1 साल मेहनत की होती है, इस तरह के परिणाम से सभी बहुत खुश थे। ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा, वो मुझे आज भी याद है। वो क्षण बहुत ही अच्छी तरह जो जहन में, दिमाग में वो छपे हुए। तो ऑफिसर बनने के बाद इनिशियल डेज में लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए? चेंजेस तो ये आए कि हमारी सर्विस में बहुत छोटी उम्र में ही बहुत बड़ी जिम्मेदारियां मिल जाती हैं। जैसे मैंने तो 24 साल के करीब में सर्विस ज्वाइन की। ट्रेनिंग होती है 1 साल की लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी मसूरी में, उसके बाद हमें जिलों में भेज दिया जाता है, डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग उसे कहते हैं। करीब करीब 25 साल की उम्र में आप डिस्ट्रिक्ट में हैं, आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से अटैच होते हैं 1 साल के लिए। वो आपको अलग अलग दायित्व देते हैं, आपको सब डिवीजन में, तहसील में, ब्लॉक में, इधर उधर दूसरे विभागों में, पुलिस से, जुडिशरी से आपके अटैचमेंट्स होते हैं। तो पूरा एक तरह से हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और जो फील्ड लेवल हमारी गवर्नेंस है उसको सीखने का एक मौका होता है। लोगों को आकांक्षाएं भी रहती हैं कि ये कुछ हमारे लिए करेंगे, अच्छा करेंगे। और उसके जस्ट ट्रेनिंग खत्म होते ही आपको एसडीएम की पोस्टिंग मिल जाती है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, जो बहुत ही महत्वपूर्ण रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट पोजीशन होती है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत आ जाती हैं छोटी उम्र में, तो उसके लिए एक मैच्योरिटी सही आ जाती है कि कैसे उन जिम्मेदारियों को निभाना है, कैसे लोगों से डील करना है, कैसे उनकी समस्याओं का निराकरण करना है। और आपसे मिलने कई तरह के लोग आते हैं, अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स लेके, उन सबको चैन से सुन के उनका समाधान करने के प्रयास करने हैं। कई चीज़ें और, आपको डिजास्टर है तो उसमें आपको मैनेज करना है, इलेक्शन हैं तो उसको आपको मैनेज करना है, म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको देखना है, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं उसको देखना है, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन तो आपका मेन है ही, प्लस कोर्ट केसेस भी करने पड़ते हैं आप।
एसडीएम का कोर्ट लगता है बकायदा, और जैसे फिल्मों में कोर्ट देखते हैं उसी तरह से इजलास को इजलास कहते हैं बना रहता है। आप प्रिजाइडिंग ऑफिसर की कुर्सी पे बैठते हैं, आपके रीडर या मुंशी आपके साथ बैठते हैं, वकील सामने आके जिरह करते हैं, वहीं आप एविडेंस लेते हैं। तो बहुत छोटी उम्र में ये सब अनुभव जो है ये बहुत ही रिच एक्सपीरियंसेस होते हैं और निश्चित रूप से आपकी पर्सनालिटी को शेप करते हैं और आने वाले सालों की जो चैलेंजेस हैं उसके लिए तैयार करते हैं। तो अपने 30 साल के कैरियर में कौन कौन से सब डिपार्टमेंट आपने हैंडल किए हैं? तो मुझे सौभाग्य मिला, करीब करीब 30 साल में 24 साल मैंने राजस्थान में सेवाएं दी। 6 साल से मैं यहाँ दिल्ली में केंद्र सरकार में हूँ। उन 24 सालों में करीब करीब ये मान लीजिए कि 12 साल तो फील्ड पोस्टिंग रही। फील्ड पोस्टिंग मतलब हम डिस्ट्रिक्ट में रहे, या तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में 4 जिलों में रहा, उससे पहले एडिशनल कलेक्टर में रहा, उससे पहले एसडीएम रहा, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। तो ये डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग करीब करीब 10 साल की मेरी रही। करीब 7.5 साल एज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, करीब 2 साल एज सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और करीब 1 साल एज एडिशनल कलेक्टर। 10-10.5 साल की ये पोस्टिंग रही। फिर 2 साल मुझे फील्ड पोस्टिंग मिली जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का कमिश्नर, वो भी इट्स लाइक अ फील्ड पोस्टिंग। तो करीब करीब मेरे 12 साल फील्ड पोस्टिंग में गए। और जो विभाग जो मैंने जिसमें मैं रहा, मैं पावर सेक्टर में मेरी 3 पोस्टिंग्स रही। बिजली के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में मैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में चेयरमैन रहा और ट्रांसमिशन कंपनी, पावर ट्रांसमिशन कंपनी का चेयरमैन रहा, और जो रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन होता है, अक्षय ऊर्जा, सोलर विंड वगैरह एनर्जी है, उसमें भी मैं चीफ एग्जीक्यूटिव रहा। फिर मैंने 2 पोस्टिंग अर्बन सेक्टर में की, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी वाली थी, और उसके अलावा मैं सेक्रेटरी जो होते हैं लोकल बॉडीज एंड हाउसिंग, जिसमें म्यूनिसिपैलिटीज, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह आते हैं, मैंने किया। एक पोस्टिंग मैंने माइनिंग एंड पेट्रोलियम सेक्टर में किया, मैं सेक्रेटरी था स्टेट गवर्नमेंट में। एक पोस्टिंग मैंने कोऑपरेटिव सेक्टर में किया, मैं रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज था करीब 3 साल तक। और साथ साथ अलग अलग एपेक्स कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस रहते हैं, उसका भी बीच बीच में किसी का एडमिनिस्ट्रेटर का एडिशनल चार्ज भी आता रहता है। तो कुल मिला के स्टेट में ये एक्सपीरियंस मेरा रहा। सेंटर में जब मैं केंद्र सरकार में आया तो मैं करीब 3.5 साल डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स में जॉइंट सेक्रेटरी रहा। उसके बाद मैं शिफ्ट हुआ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में, जहाँ मैं करीब 2 साल जॉइंट सेक्रेटरी रहा। फिर मेरा टेन्योर समाप्त हुआ केंद्र सरकार में, मैं वापस स्टेट गवर्नमेंट में गया। छोटे से टाइम के लिए करीब 1.5 महीना मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी था एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, लेकिन कोविड आ गया, उसके वास्ते मुझे वापस हेल्थ मिनिस्ट्री में बुलाया गया। मार्च 2020 से फिर मैं वापस हेल्थ मिनिस्ट्री में आया और तब से मैं अभी तक यहीं कंटिन्यू। एज एन ऑफिसर क्या-क्या चैलेंजेस आते हैं ऑफिसर को जब वो अपनी कुर्सी पे बैठा होता है? इस जॉब की सबसे बड़ी खूबी है हर दिन ही नया चैलेंज। कई ऐसे चैलेंजेस आते हैं जो बिल्कुल अनफोर्सीन, अप्रत्याशित, आप सोच भी नहीं सकते कि आज इस तरह की कोई चीज हो जाएगी, वो चैलेंजेस आते हैं। ये तो हो गई जो अनप्रिडिक्टेबल चैलेंजेस हैं। जो रेगुलर चैलेंजेस हैं वो हैं, समझ लीजिए सुबह से लेकर रात तक यू आर अवेलेबल, यू हैव टू बी एक्सेसिबल टू ऑल एंड सन्ड्री। चाहे आज तो कल तो कनेक्टिविटी का जमाना है, कोई आपको फोन करें, चाहे उनकी परेशानी हो, चाहे कोई मीडिया पर्सन हो, चाहे कोई पॉलिटिकल पर्सन हो, कोई भी हो, यू हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिव। आप ये नहीं हो सकता कि किसी की अटेंड ना करें या पुराने जमाने के जैसे कि धीरे धीरे वो करें। आपको हमेशा अटेंटिव रहना है। आपको डिस्पाइट ऑल वर्क स्ट्रेस एंड ऑल काइंड्स ऑफ ऑक्यूपेशंस, आपको हमेशा ठंडा दिमाग रख के लोगों से डील करना है। आपको ये समझना है कि भाई जो भी आपके पास आ रहे हैं वो किसी न किसी समस्या के समाधान के लिए आ रहे हैं। एट ऑल टाइम्स उनको ठंडा दिमाग रख के चीज़ों को एनालाइज करके उनको सॉर्ट आउट करने की, रिजॉल्व करने की कोशिश होती है। कई बार कई तरह के प्रेशर्स, वर्क प्रेशर्स, अदर प्रेशर्स होते हैं और उनको आपको डील करना पड़ता है। तो इस तरह से मतलब जो किसी भी जॉब में मैं समझता हूँ, जो मैंने चीजें बताई कोई ऐसी नहीं है जो बाकी कोई भी अपने जॉब कर रहा हो या अपना प्रोफेशन कर रहा हो, सब में इस तरह की चैलेंजेस आती है। लेकिन यहाँ पर यू आर ऑलवेज अंडर पब्लिक स्क्रूटनी, ये एक थोड़ा फर्क है। यू आर अ पब्लिक ऑफिशियल, पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक स्क्रूटनी में रहते हैं तो उसमें खुद की गरिमा
और अपनी सर्विस की गरिमा, अपनी कुर्सी की गरिमा सबको मेंटेन करके कायम रख के चलना जो है, ये ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये नहीं कि आपने 1-2 साल कायम की और फिर उसको थोड़ा ढीला कर दिया, वो नहीं। यू हैव टू कंसिस्टेंटली मेंटेन द प्रेस्टीज एंड ऑफ योर चेयर व्हिच यू ऑक्यूपाई एंड कोर्स इन योर पर्सनल कंडक्ट ऑल्सो। तो वो मैं समझता हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है हमारी जॉब का। किस किस टाइप के मिशन सर्विसेज आपने हैंडल किए? मिशन बहुत ही डिफरेंट, क्योंकि एक इस सर्विस की सबसे बड़ा एक चैलेंज भी है और मैं मानता हूँ कि खूबी भी है। हर 2-3 साल में हम लोगों को एक कोई नया सेक्टर, कोई नया डिपार्टमेंट, कोई नई पोजीशन हैंडल करने को मिलती है। कई बार उससे भी कम पीरियड में शायद तबादले हो जाते हैं। हर पोजीशन की अपनी चैलेंजेस हैं। जब फील्ड में आप होते हैं एज एसडीएम, डीएम, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स होती हैं, उस समय बहुत ही ठंडे दिमाग से काम लेना पड़ता है, क्योंकि आपके इशारे पे फायरिंग हो सकती है, लोग मर सकते हैं। कई बार ऐसे वाकये आए, फायरिंग भी करवानी पड़ी, लेकिन कुछ इस तरह की कराई कि बिलो द वेस्ट, जिससे कोई मरे नहीं और भीड़ भी डिस्पर्स हो जाए, वायलेंस भी रुक जाए और कैजुअलिटी भी ना हो। और उसके लिए बहुत ही इफेक्टिव कंट्रोल कमांड आपका पुलिस के साथ, जो आपके काउंटर पार्ट हैं, पुलिस के एसपी हैं या जिले के या कमिश्नर हैं, उनके साथ बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन जरूरी है। और तो डिस्ट्रिक्ट में तो जो चैलेंजेस आते हैं वो लॉ एंड ऑर्डर के आते हैं, डिजास्टर के आते हैं। एकदम से कहीं फ्लड्स आ गए, उनको कैसे हैंडल करेंगे, कोई स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशन में आग लग गई, कोई ऑयल डिपो में आग लग गई, या कोई बहुत बड़े कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में आग लग गई, या कहीं पर बहुत भयंकर सूखा या ड्राउट आ गया, उस सिचुएशन को आप कैसे टैकल करेंगे। कहीं पर कोई इस तरह की कोई बीमारी आ गई, बहुत से लोग एकदम से मर गए, या कहीं पर हॉस्पिटल में कोई हादसा हो गया, या कहीं कुछ बीमारी आ गई, कोई वहाँ के विलेज कैटल हैं, गाय भैंस वगैरह, वो एकदम से पेरिश हो गए। अलग अलग तरह के चैलेंजेस डिस्ट्रिक्ट्स में आते रहते हैं। और बाकी क्या है, कई प्रोटोकॉल के हिसाब से वीआईपीज की इलेक्शन टाइम में रैलीज हो रही हैं, कोड ऑफ कंडक्ट आपको एज डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर एनफोर्स करना है। स्पेशली जहाँ पर कॉन्टेस्ट बहुत टाइट होते हैं, बहुत ज्यादा स्टेक्स होते हैं, तो बड़ा पॉलिटिकली भी बड़ा सेंसिटिव मामले हो जाते हैं। तो ये चैलेंजेस तो आते हैं आपके फील्ड पोस्टिंग में। बाकी जिस डिपार्टमेंट में हैं आप, अलग चैलेंजेस। पावर सेक्टर में चैलेंजेस क्या हैं? बिजली की चोरी रोकना, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस कम करना, आपको कंपनीज को सस्टेनेबल भी बनाना है, उनकी रेवेन्यू भी जनरेट करनी है और लॉसेस नहीं होने देना है। तो आपको टैरिफ भी बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन बहुत ज्यादा टैरिफ बढ़ाना इज ऑल्सो नॉट सस्टेनेबल। उसका अलग रिएक्शन है, पॉलिटिकली उसके प्रॉब्लम्स हैं, लोगों पे भार पड़ता है। एग्रीकल्चर टैरिफ आप ज्यादा बढ़ा नहीं सकते, वो भी बड़ा सेंसिटिव इशू है। तो किस तरह से हमारे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को वायबल बनाया जाए। तो पावर सेक्टर में सबसे बड़ा चैलेंज ये रहता है कि जो पब्लिक सेक्टर का जो पावर कंपनीज हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, उनको कैसे हम वायबल बनाएं। माइनिंग पेट्रोलियम सेक्टर में चैलेंज ये होता है कि कैसे जो हमारा नेचुरल रिसोर्स है उसका एक्सप्लॉयटेशन हो और बैलेंस बना रहे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से भी। क्योंकि अधिकांश ये देखा गया है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जहाँ सबसे अच्छे मिनरल्स हैं, मिनरल रिसोर्स, मिनरल वेल्थ जहाँ पर है, वहीं सबसे अच्छे फॉरेस्ट भी हैं। मोस्टली ऐसा देखा गया है। ऑफ कोर्स एक्सेप्शंस आर देयर, जैसे बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में वन ऑफ द लार्जेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ क्रूड ऑयल मिला हमें, जो केन एनर्जी ने एक्सप्लोर किया, और नाउ इट इज द लार्जेस्ट डिपॉजिट इन द कंट्री। तो वहाँ पूरा डेजर्ट एरिया है, तो ड्रिलिंग के लिए, माइनिंग के लिए वहाँ पर कोई ऐसा आपको एनवायरमेंटल नहीं है या कम है। लेकिन बाकी मिनरल्स जो हैं वो अधिकांश ऐसे एरियाज में हैं जहाँ पर फॉरेस्ट हैं या वेजिटेशन है। तो यू हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस कि कितना हमें मिनरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करना है, बिकॉज दैट इज ऑल्सो नेशनल रिसोर्स। और एनवायरनमेंट तो खैर आज की तारीख में सबसे बड़ा मुद्दा है, तो बैलेंस करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और इसी तरह से हर सेक्टर में, मैं फार्मास्यूटिकल हेल्थ में आया, यहाँ पर चैलेंज है। फार्मास्यूटिकल इंडिया इस पोजीशन में है कि अभी हमारी जो दवाइयाँ हैं दुनिया में सबसे अच्छी क्वालिटी की और सबसे कम दामों में जनरली बिकती हैं। फिर भी एक बॉडी है, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, वो दवाइयों के दाम फिक्स करती रहती है। कितना हद तक प्राइस कंट्रोल होना चाहिए, किस हद तक नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल ही आप प्राइस गिरा देंगे तो कंपनीज बनाने बंद कर देंगे। कंपनीज विल से इसमें तो हमें फायदा नहीं, क्यों बना।
वहाँ भी एक बैलेंसिंग एक्ट। और हेल्थ में तो हर दिन ही नए चैलेंज है। अभी तो खैर पैंडेमिक टाइम्स हैं, बहुत ही बड़ा चैलेंज है देश के सामने। लेकिन जब पैंडेमिक नहीं होता है तब भी हमारे जो हेल्थ सिस्टम्स हैं, पब्लिक हेल्थ सिस्टम्स हैं, मेडिकल एजुकेशन है, हमारा नेशनल हेल्थ मिशन चलता है जो क्रॉस द कंट्री रूरल एरियाज में भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करता है, सर्विसेज को स्ट्रेंथन करता है। बहुत तरह के चैलेंजेस हैं जो हर रोल में अपने को देखने को भी मिलते हैं और उनको कम करने का भी हमें अवसर मिलता है। कोई हार्ट टचिंग मूवमेंट आपके प्रोफेशनल कैरियर में आया हो ऐसा जो कि आपको हमेशा याद रहेगा? टचिंग मोमेंट बहुत आते हैं, स्पेशली जब आप फील्ड पोस्टिंग में होते हैं, क्योंकि वहाँ आप गांव-गांव में जाते हैं। एक एक छोटा छोटा आदमी बड़ी अपेक्षा से आपके पास आता है अपनी अर्जी लेके, या कोई बिना बेचारे वैसे ही अरे आप तक पहुँचते हैं, उनको लगता है भाई कलेक्टर आए हैं या एसडीएम आए हैं, जो भी आए हैं। आप उनकी उस समय कोई भी छोटी सी चीज रिजॉल्व कर देते हैं। वो इतने अभिभूत हो जाते हैं, उनके ऐसी उनमें एक भावना उनके जो चेहरे पे आती है, जो आशीर्वाद टाइप वो देते हैं, उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती किसी भी की। अब मैं एक जिले में था जहाँ पर 20 या 25 साल बाद हमने पेयजल ड्रिंकिंग वाटर वहां पहुंचा। उस गांव की महिलाएं उससे पहले बहुत दूर बेचारी चल के मटके में पानी लेने भरने जाती थी, बहुत मुश्किल, बहुत मेहनत करके वहां पर किसी तरह पानी की लाइन पहुंचाई गई। तो जिस दिन वो पानी वहां पहुंचने वाला था, उस दिन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स थे, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि साहब आप भी चलें तो अच्छा रहेगा। तो मैं भी वहां गया। जब वो पानी पाइपलाइन से पहुंचा हुआ पानी पहली बार उस गांव में पहुंचा, वहां के जो बुजुर्ग, तो महिलाएं, जो बाकी सब के जो उनके भावनाएं थी, जो आंखों से कई लोग तो बुजुर्ग रोने लगे, और जिस तरह से उन्होंने आशीर्वाद दिया, वो सब चीजें ऐसी हैं जो से बहुत संतुष्टि भी मिलती है हमें, और एक प्रेरणा ही मिलती है कि हाँ इस तरह से हमें काम करते रहना चाहिए। और ये ऐसी चीजें जो कभी आजीवन भुलाई नहीं जा सकती। कभी ऐसा कोई मूवमेंट या ऐसा कोई चैलेंज आया जिसमें आपको ये लगा हो कि ओके आई एम नॉट एबल टू जस्टिफाई माय पोस्ट एंड आई नीड टू क्विट? ऐसा मुझे तो लगा नहीं। हालांकि देखिए थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन चलते हैं, कभी कभी बहुत आप परेशान भी हो जाते हैं किसी चीज, बट देन यू स्लीप ओवर इट और नेक्स्ट मॉर्निंग एक नए डिटर्मिनेशन के साथ, एक संकल्प के साथ फिर आप आते हैं। और मेरा कुछ नेचर ऐसा है कि मैं आई बाउंस बैक। किसी समस्या से थोड़ी देर तो आप दब सकते हैं, लेकिन देन आई हैव अ टेंडेंसी कि मैं वापस बाउंस बैक करता हूँ, कोशिश करता हूँ। कभी कभार थोड़े नेगेटिव विचार आते हैं, लेकिन उनको फिर ज्यादा देर तक दिमाग में मैं रखता नहीं हूँ। तो ये मैं समझता हूँ ऊपर वाले की देन है, उनसे संघर्ष करने की, उनसे लड़ने की, उनको जीतने की एक प्रयास अपना कंटिन्यूअसली चलता रहता है। क्विट करने जैसी कभी ऐसी नौबत आई नहीं। तो आप बेसिकली स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर हैं कोविड-19 के। पूरा देश या पूरा वर्ल्ड जो है पैंडेमिक से इस समय गुजर रहा है। तो हाउ इज योर एक्सपीरियंस एज एन ऑफिसर फॉर कोविड-19? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मैं तो जैसे मैंने बताया, मैं राजस्थान में पोस्टेड था, मुझे भारत सरकार से गए हुए 3 महीने हुए। तो सडनली एक दिन फोन आया, मुझे कहा गया आप आ जाइए। फिर मैं आ गया। तो कोविड तभी शुरू हुआ था मार्च की बात, और पहला लॉकडाउन तभी लगा था 25 मार्च। तो उसके 1-2 दिन बाद मुझे बुलाया गया। तब में एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था, और क्योंकि पेंडेमिक नया था, किसी को इसके बारे में ज्यादा जानकारी थी नहीं, क्या इलाज हो सकता है, क्या दवाइयां देनी चाहिए, वो प्रोटोकॉल्स भी तब तक तय नहीं हुए थे। और बहुत ही मतलब एक शुरुआती स्टेज थी हमारे देश में। पीपीई किट्स का प्रोडक्शन नहीं था। N95 मास्क अब इतने कॉमन हो गए हैं कि हर जगह मिल रहे हैं। N95 मास्क के पूरे देश में 1 या 2 प्रोड्यूसर थे, की टोटल कैपेसिटी 1 लाख मास्क बनाने की थी। वेंटिलेटर्स का देश में 4 छोटे मैन्युफैक्चरर्स थे। तो जब रियलाइज हुआ कि इस बीमारी से लड़ने के लिए सबसे जरूरी ये मास्क और पीपीई किट्स और वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन और हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और दवाइयां होने वाली हैं। इसके बाद जिस तरह से पूरा देश, पूरा मंत्रालय और भारत सरकार और राज्य सरकारें उस काम में जुटी हैं, आप ये मानिए कि पूरी टीम एक है। आई एम जस्ट पार्ट ऑफ दैट टीम। हमारे सेक्रेटरी हैं, हेड करते हैं, एडिशनल सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, मतलब पूरे टीम ऑफिसर्स है। दिन रात सबने मेहनत की। भारत सरकार भी पूरी तरह से सीनियर लेवल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना,
एम्पावर्ड ग्रुप्स ऑफ सेक्रेटरीज बने, कैबिनेट सेक्रेटरी ने खुद लगातार मतलब दर्जनों मीटिंग्स में रिव्यू किया होगा। और ये स्थिति है जब मार्च में हमारे देश में एक भी पीपीई किट नहीं बनता था। आज हमारे यहाँ पर एक दिन में 70 लाख किट्स की कैपेसिटी हो गई। हम पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और हमारे यहाँ भी जो पीपीई किट शुरू में हम लोगों ने इंपोर्ट किए 600-700 रुपए में, अब 250-300 रुपए में बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी के पीपीई किट्स मिल रहे हैं। एक गवर्नमेंट का एक ऑनलाइन पोर्टल है गवर्नमेंट का, इसको कहते हैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जेम। तो सीधे जेम से स्टेट गवर्नमेंट्स ने, हॉस्पिटल्स ने, सब ने जेम से ऑर्डर किए। N95 PPE किट्स में वी आर नाउ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स एंड एक्सपोर्टर्स ऑफ दिस इक्विपमेंट। वेंटिलेटर हमारे यहाँ एक भी नहीं बनता था। हमारी डोमेस्टिक कंपनीज आगे आई, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, डेल ने पहल की, 2-3 प्राइवेट कंपनीज ने पहल की, और पूरे देश में प्री कोविड करीब 15-16 हजार वेंटिलेटर थे पूरे देश में, प्राइवेट और पब्लिक मिला के, हेल्थ सेक्टर में। और पिछले कोविड के मार्च के बाद से जो हमारे इंडिजिनस वेंटिलेटर हैं, इंडिया में बने हुए वेंटिलेटर, भी करीब 36,000 से ज्यादा इंस्टॉल हो चुके हैं देश में, हमारे पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज में। और आपने पढ़ा होगा शायद अप्रैल मई में न्यूयॉर्क जैसा जो शहर है, वहां पर हाहाकार मच गया था, उनके वेंटिलेटर्स की कमी हो गई थी। वहां के मेयर रोज मीडिया में कहते थे कि हमें वेंटिलेटर दो, नहीं तो यहाँ तो बिल्कुल बहुत बुरी हालत हो जाएगी। न्यूयॉर्क जैसे शहर में वेंटिलेटर्स नहीं मैनेज हो पा रहे थे। हमारे देश में किसी भी छोटे से छोटे, बड़े से बड़े जगह पे कभी भी ऐसी स्टेज नहीं आई कि किसी को वेंटिलेटर जिसको चाहिए उसको ना मिला हो। हमेशा एक्सेस, सरप्लस कैपेसिटी रहे। तो देश की पूरी जो प्लानिंग रही, सप्लाई की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, लॉजिस्टिक्स की, वो इस तरह से रहे कि वर्स्ट केस सिनेरियो के हिसाब से हमने तैयारी की। अगर वर्स्ट केस होता है, केसेस इतने बढ़ जाते हैं, उसके हिसाब से तैयारी की। इसलिए हर जगह हमारे पास सरप्लस रहा, चाहे ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी सरप्लस रही, चाहे वेंटिलेटर, चाहे पीपी किट्स, चाहे मास्क, चाहे ड्रग्स, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और दूसरी चीजें जो पूरे दुनिया में एक्सपोर्ट, किसी भी चीज की कमी नहीं आई। इवन जब सितंबर में पैंडेमिक का पीक था, जब 10 लाख एक्टिव केसेस हो गए थे, आज तो खैर 3 लाख से नीचे चले गए, हम बहुत अच्छी स्थिति में आ गए, लेकिन 10 लाख से ऊपर जब एक्टिव केसेस देश में थे और एक दिन में 95 हजार केसेस बढ़ रहे, तब भी किसी भी चीज की कमी नहीं आई। सब चीजें, हॉस्पिटल बेड से लेके आईसीयू इंफ्रास्ट्रक्चर और वेंटिलेटर, हर चीज सरप्लस में रही, न सिर्फ बड़े शहरों में बल्कि जिले अस्पतालों में। तो मैं समझता हूँ इस तरह की जो प्लानिंग की गई, प्रिपेयरिंग फॉर द वर्स्ट, वो जो प्लानिंग की गई, वी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, लेकिन वो वर्स्ट आया नहीं, हम उससे काफी अच्छी स्थिति में रहे। मैं ये एक लैंडमार्क है, आई थिंक इट्स अ केस स्टडी इन इटसेल्फ कि किस तरह से जो पैंडेमिक मैनेजमेंट देश में हुआ है। तो बहुत से इसमें बहुत लोग जुटे हैं, बहुत मेहनत हुई है, बहुत एफर्ट्स हुए हैं, और मैं समझता हूँ कि सबका इट्स टीम एफर्ट। मुझे सौभाग्य मिला कि स्टेट गवर्नमेंट से आके कोविड टाइम में, जो कि वंस इन अ लाइफ टाइम है, प्रोफेशनली मुझे यहाँ पर सेवाएं देने का अवसर मिला। मैं इसको बहुत बड़ा एक सौभाग्य और सेवा भी मानता हूँ, कई लोगों की परेशानी दूर कर। तो आपका कोई सर मेंटोर है? मेंटोर देखिए, वैसे जैसे आजकल के बच्चे वो उस तरह से मानते हैं, वैसे मेंटोर तो कोई नहीं रहे, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको मैं आई लुक अप टू देम, मैं आदर्श मानता हूँ। पहले तो लाइफ में मेरे जो दादाजी थे, ग्रैंडफादर, उनको मैं बहुत मानता था, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। और फिर नौकरी में आने के बाद कुछ ऑफिसर्स रहे, कुछ एक शुरुआती सालों में जो हमारे फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं इन द सर्विस, तो उसमें कुछ मुझे सौभाग्य मिला कुछ ऐसे ऑफिसर्स के साथ काम करने का जिनसे मैंने अलग अलग चीजें सीखी। नोबडी इज परफेक्ट इन एवरीथिंग, सब में कुछ ना कुछ अच्छी क्वालिटीज हैं। तो शुरू में आई वाज लाइक अ स्पंज, कुछ इधर से सोख किया, कुछ उधर से सोख किया, कुछ क्वालिटी इससे सीखी, कुछ इससे सीखी। तो फॉर्मेटिव ईयर्स में अगर आपको अच्छे लोग मिल जाते हैं तो आप यू इम्बाइब बिट्स एंड पीसेस ऑफ द गुड क्वालिटीज ऑफ सो मेनी पीपल। मेरा एफर्ट रहता था, एंड आई वाज फॉर्चुनेट, आई गॉट वेरी गुड बॉसेस इन द फर्स्ट फ्यू इयर्स ऑफ सर्विस। तो सबसे आप कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो मैं सो कॉल्ड मेंटोर उनको मान सकता हूँ। मैं मानता हूँ कि फॉर्मल मेंटोर आज के युग में जिसके उसकी डेफिनेशन है उस हिसाब से तो नहीं रहे, लेकिन दुनिया में बहुत से लोगों से बहुत सी चीजें सीखी और अपनाने की कोशिश जरूर की। तो जो नए ऑफिसर्स बने हैं उनके लिए आपकी क्या एडवाइस रहेगी? हाउ शुड दे टैकल दी डे टू डे चैलेंजेस और कैसे उनको अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए?
सर नए ऑफिसर्स जो अब आ रहे हैं वो बहुत हम लोगों से कई गुना ज्यादा स्मार्ट हैं। दे आर वेरी टेक सेवी, दे आर वेरी वेरी मच इनटू सोशल मीडिया। वो खुद ही अपना जो काम करते हैं उसको प्रोजेक्ट करते हैं, पूरा देश और दुनिया में उसका प्रचार होता है। हम लोग उस युग के हो गए हैं जहाँ पर ऑफिसर्स वर सपोज्ड टू बी, इवन एक्सपेक्टेड टू बी लो प्रोफाइल, कि अपना चुपचाप अपना काम करो। यू आर अ फेसलेस नेमलेस सर्वेंट, आप उसी तरह रहिए। आपको प्रचार अपना नहीं करना है। अपने काम का भी आप जो औपचारिक फॉर्मल चैनल्स हैं उनसे करिए। आजकल के जो यंग बॉयज एंड गर्ल्स आ रहे हैं वो बहुत बहुत इंटेलिजेंट भी हैं, बहुत शार्प हैं, बहुत डाइवर्स बैकग्राउंड के हैं, और दे नो एग्जैक्टली व्हाट दे वांट, दे आर वेरी फोकस्ड। उनको मैं तो दूसरे युग का हो गया, मैं क्या सलाह दूंगा, बस ये है जो भी काम करें उससे पूरा मन लगा के दिल से करें। बिहेवियर टुवर्ड्स द स्टेक होल्डर्स, आपसे मिलने एक दिन में 50 सैकड़ों लोग आएंगे, स्पेशली व्हेन यू आर इन द फील्ड पोजीशन। इवन लेटर आपसे मिलने कई तरह के अलग अलग क्रॉस सेक्शन के लोग आएंगे, छोटे से छोटा, बड़े से बड़े आदमी से। आपको अपनी विनम्रता, ह्यूमिलिटी बरकरार रखनी है, अच्छी तरह उनसे बिहेव करना है, तसल्ली से बात सुननी है। कोई काम हो सकेगा, कोई नहीं हो सकेगा, सब काम ऐसा नहीं कि आपके पास सोल्यूशन हो या आप लीगली कर भी पाए, लेकिन द लीस्ट वी कैन डू इज टू एटलीस्ट गिव अ पेशेंट हियरिंग ईच वन ऑफ अस टू ईच पर्सन हु कम्स टू अस, और व्हाटएवर द वर्क मे बी। आप तसल्ली से सुनिए, बैठाइए, 2 मिनट बात कीजिए, पूछिए, और उस इंसान को ये संतुष्टि होनी चाहिए कि मैं इस अफसर के पास गया, मेरी सुनवाई तो हुई, मेरे को अच्छी तरह उसने मेरी प्यार से बात सुनी, मुझे अच्छी बर्ताव किया। ये नहीं मैं सुबह से अपनी एक दिन की दिहाड़ी छोड़ के आया गाँव से, 3 घंटे में डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर पहुंचा और अफसर तो मेरे को बिना मिले ही चले गया या कहीं हो गया। और मीटिंग के टाइम्स फ्लेक्सिबल होने चाहिए। जब भी आप किसी मीटिंग में ना हो, या आप किसी बहुत ही कोई इम्पोर्टेंट कोई सिचुएशन में ना हो, जब भी आप ऑफिस में हो और कोई लोग मिलने के लिए आए, मिलते रहना चाहिए। जब जब बीच बीच में आप लोगों से मिलते रहिए। फिर आपकी मीटिंग है तो नेचुरली मीटिंग के बीच में नहीं मिलेंगे, लेकिन ये टेंडेंसी नहीं होनी चाहिए कि नहीं मेरा मीटिंग टाइम तो 3 to 4 है, तो जो भी 11 बजे भी कोई सुबह आ गया तो वो वेट करता रहे 3 बजे तक। ऐसा मैं समझता हूँ कि वन हैज टू लर्न टू रिस्पेक्ट द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। कोई भी हो, छोटा से छोटा गरीब से गरीब आदमी हो, जो शायद बेचारा खाना भी नहीं खा पा रहा हो, कपड़े भी उसके तन पे ठीक से ना हो, लेकिन उसकी भी अपनी एक डिग्निटी है, इज्जत है, रिस्पेक्ट है, जो आपको मेंटेन करना चाहिए। आपको उसको यू हैव टू अफोर्ड हिम दैट डिग्निटी। सेकेंडली, देयर हैज टू बी रिस्पेक्ट फॉर एवरीबॉडीज टाइम। आप बड़े पद पे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि जो दूसरा है उसके टाइम के साथ आप खिलवाड़ करें। अगर वो भी आया है, उसके ये मानिए कि उसका टाइम भी महत्वपूर्ण है, तो इसलिए जितनी जल्दी आप उससे मिल सके, जितना जल्दी आप किसी को टाइम दे सकें, वो प्रयास होने चाहिए। तो ये 1-2 जनरल बातें हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि नई पीढ़ी के अफसर भी अगर 1-2 चीजें भी अपना लें तो दे विल बिकम, वैसे ही बहुत ब्राइट इंटेलिजेंट है, तो मेरे ख्याल से उनकी एक पर्सनैलिटी में एक और अच्छा पहलू जुड़ सकता है। तो नए बच्चे या जो बच्चे आजकल सिविल सर्विस की तैयारी करना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या एडवाइस रहेगी, क्या डूज एंड डोंट है जो उनको फॉलो करनी चाहिए? डूज एंड डोंट्स यही है कि जो जनरल चीजें हैं भाई, बहुत ज्यादा दूसरे क्या पढ़ रहे हैं, दूसरा क्या हो रहे हैं, उससे गाइडेड ना हो। आप अपनी स्ट्रेंथ देखिए, जो सब्जेक्ट आपने लिया है जरूरी नहीं कि उसका हर टॉपिक आपको इक्वली इंटरेस्ट करे। कोई टॉपिक आपको बहुत डिफिकल्ट लग सकते हैं, कोई आसान लग सकते हैं, तो जिसमें आपकी स्ट्रेंथ है आप उसको मास्टर करिए। बहुत ही डिफिकल्ट चीज में आप माथा टाइम दे रहे हैं, अपना माथा खपा रहे हैं, वो उसमें हो सकता है उसके रिटर्न ना मिले। दूसरा कुछ भी कर रहे हैं कैन बी अ गाइडिंग फैक्टर, बट कैनॉट बी सो सैक्रोसैंक्ट कि नहीं उसने ये किया तो मुझे भी यही करना। इंडिविजुअलिटी बरकरार रखिए, अपने पढ़ने की स्ट्रैटेजी बनाइए, कौन सी चीज पढ़नी है, किसको कितना महत्व देना है, किस टॉपिक को, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम अपना इन्वेस्ट करना है। अल्टीमेटली इट्स एन एग्जाम ought to have a strategy for anything is you have to get your best ROI, return on investment. You are investing your time, your money, your efforts, your energy. तो अगर आप 2 घंटे अपना टाइम इन्वेस्ट करके कोई ऐसा टॉपिक पढ़ सकते हैं जहां पर आपको लगता है कि 5 नंबर की आपने तैयारी कर ली, आई वुड प्रिफर टू स्टडी दैट फॉर 2 hours rather than a सब्जेक्ट जहाँ मैं 2 घंटे पढ़ के मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया और मुझे लगे कि यहाँ पे 1 नंबर का भी फायदा नहीं है। तो यू हैव टू बी स्ट्रेटेजिक। ROI का हमें ध्यान रखना है इन अ डिफरेंट वे।
क्योंकि इतना बड़े हर सब्जेक्ट इतना वास्ट है कि आप मान के चलिए हर चीज तो आप पढ़ भी नहीं सकते, ना वो पॉसिबल है, ना वो डिजायरेबल है, ना करना चाहिए। तो फोकस वे में स्ट्रेटेजिकली पढ़ाई करेंगे तो मेरे ख्याल से ठीक रहेगा। तो एज ए स्पेशल ऑफिसर फॉर कोविड-19 आप पब्लिक को क्या एडवाइस या क्या मैसेज देना चाहोगे? सर, पब्लिक को मैं तो बहुत छोटा सा अधिकारी हूँ, ऑफिसर स्पेशल ड्यूटी। तो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बार बार कई फोरम से कह चुके हैं, सबसे बड़ा एडवाइस वही है, हमें कॉम्प्लेसेंसी नहीं करनी है, ढिलाई नहीं करनी है। 3 बेसिक टेनेट्स हैं इस लड़ाई से लड़ने के। मास्क जो हमें हमेशा पहने रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग, जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है, हमें 6 फीट की 2 गज की दूरी बनाए रखनी है, और हैंड हाइजीन, जितनी बार भी हो हम अपना हैंड वॉश करें और ढंग से करें। ये नहीं कि 5 सेकंड में निपटा दिया, 30-40 सेकंड तक अच्छी तरह हैंड वॉशिंग करेंगे तो मैं समझता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं आएगी। और वैसे तो अब पूरे देश में चल ही रहा है, वैक्सीन वगैरह भी दुनिया के कुछ देश में तो लॉन्च हो गई, हमारे देश में भी शायद शीघ्र होने की संभावना है। वैक्सीनेशन भी होगा, लेकिन वैक्सीनेशन के बावजूद, क्योंकि वैक्सीनेशन इतने बड़े देश में भी एक ऐसा तो नहीं कि एक ही दिन में, एक ही महीने में सबको हो जाए, वो प्रोसेस भी लंबी चलेगी। उस सब के वैक्सीनेशन होता रहे, उस सब के बावजूद भी हमें ये 3 जो पिलर्स हैं, मास्क, डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन, इसकी पालना जो है वो स्वयं भी करें, आपके जो नियर एंड डियर वंस हैं, परिवार, मित्र, सभी लोगों से करवाएं, तो मैं समझता हूँ कि काफी हद तक हम महामारी में और सफल होंगे। So how would you define yourself in one line? Sir, I am a very small, humble servant of God's. Really sir, बहुत बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, and you are really too grounded to earth. ये क्वालिटी तो हमेशा रखनी चाहिए सर, दिमाग हमेशा लेवल हेडेड होने चाहिए। I always feel that and I try to follow it all. Thank you very much sir. Thank you sir, it was a pleasure. Thank you.